नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर का एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऊर्जा के मूल तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बेसिक ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका टॉपिक फर्स्ट ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। सेकेंड, ऊर्जा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी कहते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर देखेंगे, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वैश्विक ईंधन भंडार, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल फ्यूल सर्वर्स। भारत में ऊर्जा परिदृश्य एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। उत्तर भारत में ऊर्जा परिदृश्य एनर्जी सिनेरियो इन उत्तर प्रदेश। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत एनर्जी कंपटीशन इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर्स ऑफ वाइंड पावर एंड सोलर पावर जनरेटर। जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज एंड क्लाइमेट। जिसका फर्स्ट हेडिंग ऊर्जा, जिसको एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है। सभी प्रकार के मशीनों या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है ऊर्जा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। फर्स्ट, ऊर्जा एनर्जी प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा होती है, जिसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी कहते हैं। दूसरा, वाणिज्यिक ऊर्जा व अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा जिसे कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। तीसरा, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। जिसको प्राथमिक ऊर्जा ऐसे स्रोत हैं जिनके उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऊर्जा प्राकृतिक में प्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं और इनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि। प्राथमिक ऊर्जा अनवीकरणीय या नवीकरणीय भी हो सकती है। सेकेंड, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत आमतौर पर प्राकृतिक में नहीं होते हैं, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इसलिए ऊर्जा के द्वितीयक स्रोतों को ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहा जाता है। उदाहरण, कोयले के जलने से विद्युत ऊर्जा, H2O के जल अपघटन से H2 प्राप्त होते हैं। इसका ये मेजर प्राइम और सेकेंडरी सोर्स है। फोर्थ, वाणिज्यिक ऊर्जा तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। जिसका फर्स्ट, वाणिज्यिक ऊर्जा। कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाती है। व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत का वास्तविक उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विद्युत के वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग देश के आर्थिक विकास के संभावित रूप में किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा प्रमुख व्यावसायिक स्रोत हैं। औद्योगिक देशों में वाणिज्यिक ईंधन न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि सामान्य आबादी में और कई घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत हैं। अवाणिज्यिक ऊर्जा, नॉन कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जलाने वाली
लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट एग्रीकल्चर वेसाइड जैसे ईंधन शामिल है जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था तथा ज़्यादातर गांव के प्रत्येक घर में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका दहन बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इसके फर्स्ट है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत। जिसका फर्स्ट यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, इसमें यह लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, अर्थात समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में तीसरा इसका होगा, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। यह प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, यह प्रदूषण पैदा करते हैं। इसका जिसमें एग्जाम्पल पाँचवा होगा पवन ऊर्जा, जिसे वाइंड एनर्जी कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर एनर्जी कहते हैं, और सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी कहते हैं, भूतापी ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा रेडियल एनर्जी कहते हैं। इसमें पाँचवा एग्जाम्पल कोयला, जिसे कोयल, पेट्रोलियम गैस। सातवां वैश्विक ईंधन भंडार ग्लोबल फ्यूल सर्वर। वैश्विक ईंधन भंडार हमें बताता है कि दुनिया भर में कितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन उपलब्ध हैं और आज के उत्पादन और खपत को देखते हुए इसे समाप्त होने में कितना समय लगेगा। नवीनतम वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार जीवाश्म ईंधन कोयला, जिसका 10,54,78 मिलियन टन होते हैं। अमेरिका में 24%, रूस में 15%, ऑस्ट्रेलिया में 14%, चीन में 13%, भारत में 10%। उत्पादन में चीन, भारत, अमेरिका। ईंधन सातवां इसका होगा वैश्विक ईंधन भंडार ग्लोबल फ्यूल सर्वर, जैसे कि उसमें से प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस 692 क्यूबिक ट्रिलियन मीटर। ये उत्पादन अमेरिका में, रूस में, ईरान में, भारत में, रूस में, ईरान में, कतर में, सऊदी में, अरब में, अमेरिका में, भारत में 52 US टन टिल 2069 रिपोर्ट 2070 तक। कच्चा तेल क्रूड ऑयल 1.65 ट्रिलियन बैरल। वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इराक, भारत। उत्पादन अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, भारत में होता है। भारत में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। भारत की ऊर्जा खपत का वर्तमान स्तर विश्व ऊर्जा खपत का केवल 5.23% है और ऊर्जा खपत में चीन, अमेरिका और रूस के बाद भारत का पूरे विश्व में चौथा स्थान है। फर्स्ट उसका कोयला क्षेत्र कोयल सेक्टर। भारत में लगभग 10,1363 मिलियन टन कोयले का भंडार है, जो पूरे विश्व का 10% है। और कोयले भंडार के मामले में भारत
5वें स्थान पर है। वर्तमान रिजर्व और प्रोडक्शन अनुपात के अनुसार लगभग 111 वर्ष के लिए भारत में कोयला बचा है। भारत कोयला भंडार भारत प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रित है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार वाला राज्य झारखंड तथा सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत में ऊर्जा परिदृश्य एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया कोयला क्षेत्र, जो इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ लेंगे। भारत में ऊर्जा परिदृश्य 8वां का तेल क्षेत्र, हेडिंग ऑयल सेक्टर। भारत का तेल भंडार 4.72 मिलियन बैरल अनुमानित है, जो कुल विश्व भंडार का लगभग 0.29% है। इसका मतलब यह है कि भारत में तेल आयात के बिना 3 साल बचा रहेगा। वर्तमान में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 75% मुख्य रूप से दूसरे देशों को आयात करता है, मतलब भेजता है। तेल उत्पादन में भारत का 20वां में स्थान है। 8वां प्राकृतिक गैस क्षेत्र, नेचुरल गैस सेक्टर। भारत के गैस भंडार का अनुमान 1.42 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कुल विश्व भंडार का लगभग 0.64% है। देश का लगभग 78% उत्पादन अपतटीय उत्पादन से होता है, जबकि शेष 22% उत्पादन तटीय उत्पादन से होता है। तटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा गुजरात, असम और नागालैंड में है। भारत गैस उत्पादन में दुनिया में 29 स्थान पर तथा खपत में 14वें स्थान पर है। विद्युत ऊर्जा आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वार्षिक बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत ने 2021 से 2022 में कुल लगभग 17-19 ट्रिलियन उत्पाद में किया था तथा 1484 ट्रिलियन बिजली का खपत किया था। 1 टेरावाट आवर्स बराबर 10 के पावर 12 वाट आवर होगा। जल विद्युत आपूर्ति, हाइड्रो पावर सप्लाई। स्थापित पनबिजली क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। 31 मार्च 2020 तक भारत की स्थापित यूटिलिटी स्केल जल विद्युत क्षमता 46,000 मेगावाट थी। यह इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 12.3% से थी। 4,683 मेगावाट इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 1.3% की कुल क्षमता के साथ अतिरिक्त छोटी पनबिजली इकाइयाँ स्थापित की गई है। 9वां हेडिंग इसका है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी ने पिछले एक दशक में बिजली की मांग में मजबूत वृद्धि देखी है। हालांकि राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा आरई क्षमता कछुआ गति से बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप यूपी आरई लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में अन्य बड़े राज्य बिजली बाजारों से पीछे हो गया है। यदि उत्तर प्रदेश में अपने सौर लक्ष्यों को पूरा कर लेता है तो यह अपनी भविष्य की बिजली की अधिकांश मांग और सौर ऊर्जा से पूरा कर लेगा। FY 2029 से 30 तक राज्य का बिजली उत्पादन 47 टेरावाट घंटे बढ़ने का अनुमान है और इसका लगभग 88% सौर से आएगा। यदि राज्य 2030 तक अपने 23.5 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उत्तर प्रदेश को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल औसतन लगभग 2.5 गीगावाट सौर जोड़ने की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो उत्तर प्रदेश।
ऊर्जा क्षमता एनर्जी मार्च 2023 में स्थापित उत्पादन मेगावाट में। नौवां इसका होगा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, ऊर्जा खपत एनर्जी कंजम्पशन, बिक्री के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा मिलियन यूनिट। इसका ये सारणी है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऊर्जा एनर्जी सप्लाई मांग और आपूर्ति बिलियन यूनिट्स और शिखर मांग और शिखर यूनिट। वर्ष 2011 से 12 में ऊर्जा आवश्यकता एवं 76,292 उपलब्ध एमबी उसका होगा 64,846। अधिक शेष प्लस घटा और माइनस 11,446 और अधिक शेष -15.0। 2012 से 13 में 83,938, 70,058 -13,880 -16.5। 2012 से 2013 में 13,940, 12,048 -1,892 -1300। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत एनर्जी कंजम्पशन इन डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया। इसका अदर में 8.2% होगा। इंडस्ट्रियों में इसका यूज 41.2% होता है। डोमेस्टिक मतलब क्षेत्रों में 24.8% होता है। एग्रीकल्चर क्षेत्रों में 70.7% होता है। कमर्शियल में 8.2% होता है। क्षमता गुणांक कैपेसिटी फैक्टर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में क्षमता गुणांक कैपेसिटी फैक्टर्स, क्षमता गुणांक कारक किसी भी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहित अनुपात यूनिटलेस रेशियो होता है। क्षमता गुणांक का उपयोग विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन संयंत्र की तुलना करने के लिए किया जाता है। क्षमता गुणक और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन विभिन्न कारणों की वजह से भिन्न भिन्न होता है, जैसे बिजली उत्पादन संयंत्र का डिजाइन, उसका स्थान, बिजली उत्पादन संयंत्र का प्रकार तथा स्थानीय मौसम की स्थिति। क्षमता गुणांक कैपेसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। जैसे अगर क्षमता गुणांक कैपेसिटी ऑफ फैक्टर, क्षमता गुणक की गणना अक्सर एक वर्ष के समय से अधिक के लिए की जाती है, लेकिन मौसमी उतार चढ़ाव के कारण इसकी गणना एक महीने के लिए भी की जा सकती है। पवन ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणक कैपेसिटी फैक्टर्स ऑफ वाइंड पावर जनरेटर CP = औसत वार्षिक उत्पादन अपॉन 365 डेज इंटू 24 घंटा पर डे इंटू वास्तविक संयंत्र उत्पादन क्षमता। ये क्षमता गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन है, देखिए। जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज क्लाइमेट। ऊर्जा के दोहन में से वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जैसे कण पदार्थ, धूल, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वातावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मानव द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। वर्ष 2015 में यूरोप में ऊर्जा प्रक्रम के कारण 78% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुई। जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट। ऊर्जा के उपयोग से अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षय तथा
जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वैश्विक महत्व के कुछ प्रमुख पर्यावरण मुद्दे: अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षय, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान। जलवायु में ऊर्जा का उपयोग प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज, क्लाइमेट। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO जल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं, SO2 और NO। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों और स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। ऐसे नदी में जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता है। अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में भी गिरावट, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, यह सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। जर्मनी व पश्चिम यूरोप में जंगलों को नष्ट होने के कारण भी अम्लीय वर्षा भी ही हुआ है। मनुष्य पर भी इसका परिणाम गंभीर होता है। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव, ये इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे। ओजोन परत क्षय, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं सब। ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना यूनिकरण या हाउस ओजोन क्षय कहलाता है। ओजोन की परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। वर्षा से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छिद्र हो गए हैं। इसी के माध्यम से हम अब हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगता है। ओजोन परत क्षय के कारण कैंसर जैसी बीमारियों के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओजोन क्षय या कमी सबसे प्रमुख है। ओजोन परत को क्षय करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ओजोन क्षरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ओजोन स्तर के क्षरण के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर हो जाता है। ओजोन स्तर के क्षरण से आनुवंशिक विकृतियां, सनबर्न तथा मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है। ओजोन क्षरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसका इमेज है, देख लीजिए। भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को वायुमंडलीय ऊष्मीकरण कहा जा रहा है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती है। धरती का वायुमंडली कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कई ग्रीन हाउस गैस भी शामिल है। वायुमंडलीय ऊष्मीकरण के दुष्ट प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट, तापमान में वृद्धि। दूसरा, नई बीमारियों, त्वचा एलर्जी संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। तीसरा, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने की दर प्रति वर्ष बढ़ रही है, जिसमें बहुत से देशों में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चौथा, बारिश चक्र में बदलाव के कारण गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम की अवधि में भी बदलाव आ रहा है। पांचवा, नदियां सूख रही हैं तथा भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव
एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल है। औद्योगिक क्रांति के शुरुआत से ही वायुमंडल में मीथेन की मात्रा दोगुनी हो चुकी है, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 30% बढ़ चुकी है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन 4th सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। अगले सेकेंड चैप्टर का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।